नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से बहुत स्वागत है। रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं ईयर 2020 के हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों आपको पता होगा, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने एक जगह हीनयाना और महायाना को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड सवाल है। कुछ इंफॉर्मेशन जो हमने वहां डिस्कस करी थी उनसे हमें लाभ मिलेगा और कुछ शायद यहाँ पर नहीं है। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्थविरवादिन्स बिलोंग टू द महायाना बुद्धिज्म। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिवीजन में मैंने बताया था स्थविरवादिन्स हीनयाना सेक्ट को बिलोंग करता है और ये स्टेटमेंट महायाना के बारे में कह रहा है। तो उस इन्फ्लुएंस से, उस नॉलेज से आप सीधे सीधे पता लगा सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत है। तो उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नॉलेज से ये दो स्टेटमेंट सीधे सीधे खत्म हो गए, सिर्फ बी और सी बचा है। आगे बढ़ते हैं। लोकोत्तरवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफ शूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। दोस्तों जब हमने हीनयाना महायाना डिस्कस किया था तो लोकोत्तरवादीन सेक्ट को डिस्कस नहीं किया था। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ से मिल रही है, ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। महासंघिका सेक्ट जो बाद में महायाना फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, महायाना बुद्धिज्म की फॉर्म बना महासंघिका, ये स्टेटमेंट उसके बारे में कह रहा है कि उसके अंदर ये सेक्ट पार्ट था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और थर्ड स्टेटमेंट, डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा को भगवान की तरह पूजा जाना बाय महासंघिका फोस्टर्ड महायाना बुद्धिज्म। जैसा कि मैंने सेकंड स्टेटमेंट के टाइम बताया था, महासंघिका ही बाद में जाके महायाना बने और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो महायाना है वो बुद्धा को डेफिकेशन करते थे, मतलब उनको भगवान की तरह पूजा जाता था। पर हीनयाना में ऐसा नहीं होता था, उनको एक टीचर की तरह पूजा जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ओनली 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सही से रिवाइज करने का, सही से सोल्व करने का यही फायदा होता है कि कई स्टेटमेंट हमें सीधे सीधे वहां से मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कर चुके हैं, जहां पर हमने परिव्राजका और श्रमण इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आइए दोबारा देखते हैं। वहां पे हमने परिव्राजका के बारे में कहा था कि वो रिनोंसिएटेंट एंड वेंडर, जो सेंट वेंडर करते हैं वो परिव्राजका है। ऐसा मैंने बताया था कि वो हमेशा घूमते रहते हैं। वेंडर सेंट्स को परिव्राजका कहा जाता है, वो ही यहाँ पर है। तो ये स्टेटमेंट सही है। श्रमण के लिए मैंने कहा था कि श्रमण परंपरा जो है वो अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स जो कि 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया में आए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए, वो ब्राह्मणिकल रिलीजन जो उस टाइम डोमिनेंट था उसके अगेंस्ट एज ए रिएक्शन टू दोज अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो आए, ब्राह्मणिकल हेजेमोनी के अगेंस्ट जो आए, उनको अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के जो सेंट होते थे उनको श्रमण कहा जाता था। वो श्रमण परंपरा के होते थे। पर यहाँ उनको प्रिस्ट बोला जा रहा है विद ए हाई स्टेटस, जबकि वो तो इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, प्रीस्टहुड के अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो वहां उस नॉलेज से हमने ये भी पता लगा लिया कि ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 2 स्टेटमेंट की नॉलेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमें मिली। तीसरा, उपासक अगर आपको पता हो, जनरल पार्लांस में किसी भी उपासक को बोला जाता है जो वर्शिप कर रहा हो आज की जनरल पार्लांस में, और उपासक ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है एंशिएंट इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो हमें ये पता है कि सेकंड गलत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो बाय एलिमिनेशन भी हम इस आंसर पे पहुंच सकते थे। मतलब अगर किसी को थर्ड स्टेटमेंट की नॉलेज नहीं है पर उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ढंग से गहन अध्ययन किया है तो बाय एलिमिनेशन भी आप आंसर पे पहुंच सकते थे। वैसे तो हमने डिस्कस करके भी हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका आंसर बी है। दोस्तों अभी तक 2 क्वेश्चन करे हैं, दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन, with reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? दोस्तों paramitas perfections, देखिए हमने जब डिस्कस किया था 2013 का क्वेश्चन पेपर तो वहां पर हमने बुद्धिज्म की
कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी, बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जहाँ पे 4 नोबल ट्रुथ डिस्कस किए थे। उन 4 नोबल ट्रुथ में अष्टांगिक मार्ग का भी जिक्र था और मैंने बोला था कि उसको फॉलो करके बुद्धिज्म में हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। पर साथ ही अगर हम और ज़्यादा लिटरेचर पढ़ेंगे बुद्धिज्म का, और बुद्धिज्म को अगर हमने डिटेल में पढ़ा होता तो ये भी बात आगे आती कि कुछ परफेक्शंस हैं, कुछ खूबियां हैं, कुछ वर्च्यूज हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप निर्वाण के तरफ आपका गमन होगा, निर्वाण की तरफ आपका अग्रसर होंगे, निर्वाण की तरफ आप बढ़ेंगे। आपको वो वर्च्यूज अपने में डेवलप करने हैं, तभी आप निर्वाण की तरफ बढ़ पाएंगे। उस टर्म को, उस परफेक्शंस को, उन वर्च्यूज को नाम दिया गया है परमितास। और हीनयाना में ये 10 बताए गए हैं और महायाना में ये 6 बताए गए हैं। तो महायाना में 6 वर्च्यूज हैं, हीनयाना में 10 वर्च्यूज हैं, वो वर्च्यूज जिसके द्वारा आप निर्वाण प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में ये सिर्फ थर्ड ऑप्शन, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। देखिए, बोधिसत्व वैसे तो महायाना का कॉन्सेप्ट है, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो मैंने हीनयाना भी लिखा है। दोस्तों, ये महायाना के जो 6 हैं उसके लिए बात हो रही है, पर हीनयाना में भी 10 परमिताज हैं। अगर यहाँ मान लीजिए बोधिसत्व की जगह अरहत आ जाता हीनयाना के लिए, तो भी ये स्टेटमेंट सही होता। परफेक्शंस और परमिताज दोनों मानते हैं, पर उनके नंबर दोनों के टेक्स्ट में अलग अलग हैं। तो इसका ऑप्शन है सी। हमने कोशिश करी इसको सिंपल शब्दों में आपको बताया है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा एक बार बताता हूँ। ये वो वर्च्यूज हैं जो एक व्यक्ति अगर अपने अंदर लाएगा उसके बाद ही वो निर्वाण प्राप्त की ओर अग्रसर हो सकता है। सर्टेन वर्च्यूज आपको हेल्प करते हैं निर्वाण के पाथ की तरफ बढ़ने में, उनको परमिताज नाम दिया गया है। और हीनयाना और महायाना सेक्ट की जो रिलीजियस बुक्स हैं उनमें उनके नंबर अलग अलग दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? एक स्टेटमेंट दिया गया है और बताया गया है इनमें से कौन सा ऐसे किंग है जिन्होंने अपने रूलर ने एडवाइस किया है अपने सब्जेक्ट्स को थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन का एक पार्ट दिया हुआ है। और क्या कह रहा है whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। ये कह रहा है कि अगर आपने अपने सेक्ट के प्रति जीलियस भाव से तारीफ करी और दूसरे को की बुराई करी तो आप अपने ही धर्म का नुकसान कर रहे हैं। भाषा और सवाल जिस तरीके से है उस तरीके से अगर आपको डिटेल भी नहीं पता हो तो आप इजीली कह सकते हैं कि सिर्फ ये अशोका ने ही ऐसी बात कही होगी, अगर आपको पता नहीं है तो। फिर भी हमने मेजर रॉक एडिक्ट्स जो अशोका डिस्कस किए हैं, ये उसका 12th मेजर रॉक एडिक्ट का कंटेंट है। ये 12th मेजर रॉक एडिक्ट्स का कंटेंट है। जहां भी हम डिटेल में मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़ते हैं तो हर एडिक्ट के अंदर कंटेंट क्या है वो भी पढ़ते हैं। तो अगर किसी ने जरा सी भी डिटेल से पढ़ा होता तो ये इजीली हो जाता। पर मान लीजिए अगर किसी को सिर्फ सतही नॉलेज है, किसी कारण से वो डीप स्टडी नहीं कर पाए हैं, समय की कमी के कारण नहीं कर पाए हैं, तो भी जो अभी तक हमने डिस्कस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसके थ्रू भी यहाँ तक पहुंचा जा सकता था सिर्फ इंटेलिजेंट गेस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों 12th मेजर रॉक एडिक्ट का ये लाइन है और टोटल मेजर रॉक एडिक्ट 12 है, 14 है, और 13 मेजर रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर का जिक्र है, कलिंगा वॉर का मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी? हुंडी जनरली रिफर टू इन द सोर्सेस ऑफ द पोस्ट हर्षा पीरियड। दोस्तों, अगर ये हुंडी का कॉन्सेप्ट पोस्ट हर्षा पीरियड से लेकर अभी भी अगर आप मार्केट में कोई बिजनेसमैन से पूछें तो वो भी बताएगा हुंडी का मतलब क्या है। हुंडी का मतलब जो उस समय में था और आज है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया है। मिडाइवल इंडिया अगर आप पढ़ेंगे तो मुगल पीरियड में भी हुंडी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोपोगेशन ऑफ कॉमर्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। इसमें क्या किया जाता था, मान लीजिए उस समय
कम्युनिकेशन चैनल इतने अच्छे डेवलप नहीं थे, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हमने जैसे कि ह्वेन का जब डिस्कशन किया था तो हमने वहाँ बताया था कि ह्वेन ने खुद लिखा है कि उनको कई बार रोबर्स ने लूटा, रोबरी उनके साथ हुई। तो देखिए, जब आप उस जमाने में अपने साथ कोई धन लेके जाना चाहेंगे व्यापार करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खतरा था कि वो धन को चुरा लिया जाए या आपके कारवान जो जा रहा है उसके ऊपर हमला हो जाए। तो इस प्रैक्टिस के लिए, इससे बचने के लिए क्या करते थे, व्हेन समवन हैज टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी, अगर मान लीजिए आपको प्लेस ए से बी जाना है किसी काम से, किसी व्यवसाय के लिए, तो आप प्लेस ए पर पैसे देंगे, रुपए देंगे, और रिटर्न में आपको एक पेपर मिलेगा, पीस ऑफ पेपर मिलेगा, जिसको हुंडी कहा जाएगा। जब इस पीस ऑफ पेपर को लेके आप प्लेस बी पे पहुंचेंगे तो इनके जो कनेक्शन होंगे वहां पर आप ये हुंडी देंगे, और आपको बदले में एक फी चुकाने के बाद ये अमाउंट जो आपने प्लेस ए पे दिया है ये वापस मिल जाएगा। ये हुंडी के काम करने का तरीका है। आप सोचिए उस जमाने में जब इतनी दिक्कतें जो मैंने बताई होती थी, इस तरीके से कितना सुगम, सरल और इजी हो गया होगा व्यापार को करना। तो ये इस हुंडी प्रैक्टिस ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट हर्षा पीरियड से लेके मिडाइवल पीरियड तक भी, और हमको ये जानकारी मिलती है पूरे मिडाइवल टाइम पीरियड के जितने भी राइटर्स ने हमें जो टेक्स्ट लिखे हैं उनमें भी इनका जिक्र है। तो इन सबसे अब ऑप्शन देखते हैं हम जो समझे। एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, a diary to be maintained for daily accounts, a bill of exchange, an order from the feudal lord to his subordinate, it is a bill of exchange, a bill of exchange। देखिए, हुंडी एक बिल मिला है, पैसा दिया है, और एक कागज मिला है, यहाँ पे कागज दिया है और पैसा मिला है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे दोस्तों 3 ऑप्शन दिए, 3 वर्ड दिए हैं और सामने उनके 3 स्टेटमेंट और उनको डिफाइन करने के लिए 3 लाइनें हैं, और ये पूछा गया है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। दोस्तों सेकंड ऑप्शन जैसे बनियन है, इसके आगे क्या लिखा है, इंडियन एजेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो आज के हम बनिया टर्म सुनते हैं ये उसी से रिलेटेड है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। औरंग जो पहला ऑप्शन है, इसके आगे क्या लिखा है, इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, जो कि एक गलत बात है। औरंग एक पर्शियन वर्ड है, औरंग दोस्तों एक पर्शियन वर्ड है, और इसका मतलब होता है वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब गोदाम, जहां पे सामान रखा जाता है व्यापार का। वेयर हाउस जहां पे सामान रखा जाता है व्यापार का, गोदाम जिसे हम कहते हैं, ये उसको पर्शियन टर्म में औरंग है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ट्रेजरी के बारे में बात कर रहा है, ये गलत है। और थर्ड, मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर, ये पेयर है, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है। देखिए, कुछ ऐसी टर्म है जो हो सकता है आपको नहीं पता हो, पर ये टर्म जो स्टैंडर्ड टैक्स है मिडाइवल इंडिया के, उनमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। जैसे ये मिरासीदार, बहुत मेरे को जहां तक याद है इस टर्म को कई बार यूज किया गया है, प्लासी टू पार्टीशन जो बुक है उसमें इसको कई जगह यूज किया गया है। तो जब आप स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं तो वहाँ आपको कई ऐसे टर्म मिलेंगे, और ये भी आप देखेंगे कि ये टर्म यूपीएससी भी पूछता है। तो स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और कुछ जगह हो सकता है ऐसी टर्म पूछे जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं हो, तो वहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड या इंटेलिजेंट गेस से आगे बढ़ना है। तो पहला गलत है, एलिमिनेशन से चलें तो फर्स्ट ये 2 कट जाएंगे, पर 2 और 3 सही है। बनियन हमने कहा था, बनियन तो बनिया से है, तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों 4 स्टेटमेंट हैं और करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको रखना है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। 4 स्टेटमेंट है, हम टाइम पीरियड देखेंगे। दोस्तों पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करते समय हमने जब महाबलीपुरम को, ममलापुरम जिसका नाम है, कम से कम 3 या 4 बार डिस्कस किया। वहां पे मैंने नरसिम्हा वर्मन 1 का नाम लिया था, और एक जगह ये भी बताया था कि वो महेंद्र वर्मन 1 के बेटे हैं। नरसिम्हा वर्मन 1 के बारे में मैंने कहा था महेंद्र वर्मन 1 के बेटे हैं, और नरसिम्हा वर्मन 1 का, जिन्होंने ममलापुरम को
जिन्होंने सिटी कैपिटल जो वहाँ का था, जो उनकी सिटी थी और उनका नेवल सेंटर था, उसको इस्टेब्लिश किया था। उनका टाइम पीरियड मैंने बताया था 630 टू 668 एडी, नरसिम्हा वर्मन का। और ये उनके फादर हैं, तो मतलब 630 इनका टाइम खत्म हुआ होगा। तो 630 इनका टाइम खत्म हुआ था होगा। अगर ये भी आपको नॉलेज वहां से जो हमने डिस्कस किया था, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं 630 इनका टाइम आसपास खत्म हुआ होगा। इनका एक्चुअल टाइम था 590 टू 630 अराउंड। तो ये 7th सेंचुरी की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। दोस्तों पाला डायनेस्टी बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी ईस्टर्न इंडिया की, और इनका टाइम पीरियड है, इनको गोपाला ने इस्टेब्लिश किया था, और टाइम पीरियड है 750 एडी। इस डायनेस्टी के 3 किंग बहुत ही फेमस हुए, आप उनका नाम देखिएगा। गोपाला उनके सबसे पहले आए थे, गोपाला 750 एडी। आगे बढ़ते हैं। राइस ऑफ प्रतिहाराज अंदर किंग भोजा। इनका टाइम पीरियड है दोस्तों 836 टू 885 एडी। तो आप देख रहे हैं 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी। अगला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंटका वन। इनका टाइम पीरियड है 909 से लेके अराउंड 950 अराउंड, ये इनका टाइम है। जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन मिला है वो इन्हीं के टाइम पीरियड का है। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन ये बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है। उत्तरा मेरूर आर है, ये हमने सवाल चेंज कर दिया, देखते हैं। उत्तरा मेरूर, उत्तरा मेरूर, ये RUR है, इंस्क्रिप्शन है। इसका टाइम पीरियड है 990 और 921, दो मिले हैं दोस्तों। ये उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। राजा का नाम हमें पता लग गया, किंग का नाम है परंटका वन, डायनेस्टी है चोला। जो लाइट थ्रो करता है, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है चोला पीरियड का, ये एक यूनिक फीचर है इस टाइम पीरियड का। ऐसा यूनिक फीचर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो चोलास के अंडर था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से। परंटका वन का जो इंस्क्रिप्शन है बहुत ही यूनिक जानकारी मिलती है। वैसा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पीरियड में पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिलता है। तो ये फ्यूचर के लिए भी एक सवाल हो सकता है, इसको देखना है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है 2, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 1 और फिर है 3। तो 2 और 4 देखते हैं। सबसे पहले 2 4 कहाँ, यहाँ पर है 2 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 3। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्लेवापा एंड द्रोणवापा डिनोट। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं इसको इजी नहीं बोलूंगा। जो गुप्ता पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें जब भी लैंड का यूज हुआ है तो ये इन टर्म्स का भी यूज हुआ है। तो ये मेजरमेंट, इसमें मेजरमेंट ऑफ लैंड है, ये यूनिट मेजरमेंट ऑफ लैंड है। कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, रिलीजियस रिचुअल्स नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड नहीं है, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड की यूनिट्स है। कुल्लेवापा, द्रोणवापा, और इनका हमें उल्लेख मिलता है जो कि वहां उस समय के इंस्क्रिप्शन है वहां से। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस। दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन टफ था। रखमाबाई केस, ऐसे तो आप सोचेंगे कि भाई बहुत केस हुए होंगे, ऐसे हम कितने केसेस को पढ़े मॉडर्न इंडिया के, पर इसकी खास अहमियत है इस केस की वजह से ही 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल आया था। ये जो एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, जो आप में से कई लोग अपनी प्रिपरेशन के दौरान देखते भी होंगे, थोड़ा पढ़ते भी होंगे, उसका जेनेसिस, उसके पीछे का फोर्स ये था रखमाबाई केस ऑफ 1884। दोस्तों एज ऑफ कंसेंट बिल, एज ऑफ कंसेंट एक्ट अपने समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चल रहा था उस दिशा में, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, जिसमें कि मिनिमम एज ऑफ गर्ल चाइल्ड बताई गई शादी के लिए। उस जमाने में आपको पता है हमारे देश में कुछ कुरीतियां चल रही थी, कुछ गलत प्रथाएं चल रही थी। उनमें से एक था बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाना। उन्हीं में से उसी चीज को थोड़ा सही करने के लिए, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एज बहुत ज्यादा, जैसे आज हमारे देश में एज है उस तरह से बहुत ज्यादा एज नहीं रखी गई थी, उसमें एज फिर भी कम थी, फिर भी उससे भी कम एज में शादियां हो रही थी। इसलिए ये बहुत ही बड़ा सोशल रिफॉर्म था। और
इस तरीके से एक तरह से कानूनी इसको रूप दिया गया कि अगर आप कम उम्र में शादी करेंगे तो आपके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से बहुत बड़ा स्टेप था। अब रखमाबाई केस के बारे में देखते हैं दोस्तों। रखमाबाई अपने समय की इंडिया की वेस्टर्न एजुकेशन में जो डॉक्टर्स बनते हैं, एमबीबीएस जिनको आज हम कहते हैं, उसमें सबसे पहली डॉक्टर्स में से एक थी 19th सेंचुरी की। ये काफ़ी समय इन्होंने बहुत काम भी किया अपने समय में। रखमाबाई की दोस्तों बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी और उनके पति भी उनके परिवार के साथ ही रहते थे। बाद में जब रखमाबाई बड़ी हुई तो रखमाबाई को पढ़ने में इंटरेस्ट था, पर उनके पति चाहते थे कि वो अपने वैवाहिक जीवन को शुरू करें। उनके पति कुछ काम नहीं करते थे और रखमाबाई को और उनके परिवार को ये बात पसंद नहीं थी। उनके पति चाहते थे कि वो रखमाबाई के साथ जैसे अलग रहें, उस घर में ना रहें और एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहें। तो जब रखमाबाई ने अपने पति की हरकतें देखी कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, रखमाबाई और उनका परिवार चाहता था कि वो पढ़ें और कुछ मुकाम हासिल करें, कुछ कार्य करें, कुछ नौकरी करें। तो जब वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो रखमाबाई और उनके परिवार ने रखमाबाई को अपने जिनसे शादी हो रखी थी उन पति के साथ भेजने को मना कर दिया। तो उनके पति ने फिर कोर्ट में केस करा। किसके लिए? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए। उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि रखमाबाई मेरी वाइफ है, जिनसे मेरी शादी हुई है, और वो और उनके परिवारजन मुझे मेरी वाइफ के साथ रहने नहीं दे रहे हैं और मेरे को मेरी वाइफ के साथ शादीशुदा और मेरा वैवाहिक जीवन शुरू नहीं करने दे रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अपील करी और कोर्ट से कहा कि वो दखल दें और उनके वैवाहिक जीवन में जो व्यवधान आ रहा है उसको दूर करें। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। रखमाबाई की तरफ से केस उठाया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी उम्र बहुत कम थी, वो इस और कम उम्र में हुई शादी का लीगल वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें कंसेंट नहीं है चाइल्ड का, चाइल्ड की उम्र कम है। तो ये रखमाबाई की तरफ से उठाया गया पॉइंट, एज ऑफ कंसेंट। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, ये इस पर्टिकुलर जो कोर्ट केस हुआ था उसमें कोई लीगल पॉइंट नहीं था। लीगल पॉइंट सिर्फ ये दोनों थे। ये दोनों मुद्दों पर बात उठाई गई। वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन ये एक सब्सिडरी मुद्दा था, इस केस से रिलेटेड नहीं था, पर यह जरूर बोला गया कि अगर शादी लेट होगी तो वुमेन को एजुकेशन हासिल करने में आसानी रहेगी और वो कर पाएगी। रखमाबाई ने उस समय क्वीन विक्टोरिया को एक पर्सनल लेटर भी लिखा था, अगर आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। पर वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन इस केस का कंटेक्स्ट नहीं था और इस तरीके का कोई लॉ भी उस समय ना था, ना इस केस के बाद आया। तो इसमें दोस्तों ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें 2 और 3 की ही बात ही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज, दोस्तों आपको पता है 1859 और 60 में इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। कहां पर हुआ था? आज का जो बंगाल है वहां पर हुआ था। बड़ा फेमस है, आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते होंगे तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इस रिवोल्ट के कारण प्रेशर जब प्लांटर्स पे पड़ा तो उन्होंने, हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हैं कि बंगाल से इंडिगो कल्टीवेशन लगभग खत्म हो गया। इसके कारण, किसके कारण? इंडिगो रिवोल्ट के कारण। और कहाँ शिफ्ट हो गया? बिहार में शिफ्ट हो गया मेनली। पर दोस्तों जैसे जैसे 19th सेंचुरी का एंड आया वैसे ही आर्टिफिशियल डाई का भी बिगनिंग हो गई। आर्टिफिशियल डाइक्स के आने की वजह से इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो को वो वैल्यू मिलना बंद हो गई प्लांटर्स को जो वो पहले कमांड करते थे ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल डाइक्स। इसकी वजह से इंडिया में डिक्लाइन हुआ 20th सेंचुरी की बिगनिंग में इंडिगो कल्टीवेशन। आप फिर ये भी कह सकते हैं कि जब इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हो रहा था तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह भी इंडिगो के लेकर ही हुआ था। पर वहां पे मुद्दा ये था कि जब क्योंकि आर्टिफिशियल डाइक आ गई थी और इंडिगो प्रोडक्शन इतना लुक्रेटिव नहीं रह गया था, इतना उसमें लाभ पहले जितना नहीं रह गया था, जो प्लांटर्स थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिगो किसानों को, इंडिगो फार्मर्स को, उसके कारण हुआ था। पर इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में डिक्लाइन होने लग गया था। देखिए यहाँ जो है, यहाँ डिक्लाइन हुआ था इस रिवोल्ट के कारण, पर ये इंडिगो कल्टीवेशन बिहार में शिफ्ट हो गया था। पर जो ये बात हो रही है डिक्लाइन इन इंडिया बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, उसका कारण है आर्टिफिशियल जो डाई आई थी उसके कारण। तो
पीजेंट्स रेजिस्टेंट टू द ऑपरेसिव कंडक्ट, ये सही जवाब नहीं है इस क्वेश्चन का। अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द, ये तो था पर इसके कारण कम नहीं हुआ था। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, तो हमने जैसे देखा आर्टिफिशियल डाई जो कि न्यू इन्वेंशन है उसके कारण हुआ। ये टफ क्वेश्चन इस सेंस में हो सकता है क्योंकि आपको ये लग सकता है कि पहला ऑप्शन भी तो सही है और सी भी सही है, पर जिस कारण डिक्लाइन हुआ वो है बी। आगे बढ़ते हैं। वेल्सली स्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा बिकॉज, दोस्तों सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है और ये हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं जब हमने इस तरह का सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किया था। एक जगह हमने रिचर्ड वेल्सली और आर्थर वेल्सली को भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये वेल्सली जो बात हो रही है ये गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सली की बात हो रही है जिनका समय है 1798 से 1805, और इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1800 एडी में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इससे खुश नहीं थे, ये भी हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्योंकि खुश नहीं थे उन्होंने इसको बंद करवाने की कोशिश करी, और बाद में 1806 में हेलीबेरी में उन्होंने एक इसी से मिलता जुलता ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला ब्यूरोक्रेट्स के लिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा का पूरा सिंपल वही उठकर आ गया है, तो अब इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं, यहाँ पे भी मैंने बता दिया। तो इसमें यह है ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया, और ये जैसे मैंने बताया बाद में इसको बंद करा के हेलीबेरी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसी तरह का सिमिलर इंस्टीट्यूट खोला। मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे ये भी बताया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फेवर में क्यों नहीं थे, क्योंकि पहली बात कोई परमिशन इसके लिए ली नहीं गई थी, इसलिए कभी बजट भी नहीं मिला, और दूसरा उनको ये डर था कि अगर इंस्टीट्यूट इंडिया में रहेगा, अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा, तो लॉयल्टी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं लंदन से इंडिया में जो इंचार्ज है उसके साथ। तो फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। ये भी मैंने बताया था कि जब बाद में ये बंद हो गया तो ये एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट था, ये भी मैंने बताया था। ये जो है ओरिएंटल लर्निंग, बाद में ये वर्नाकुलर लैंग्वेज के लिए इसने काफ़ी काम किया जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इसका ख़त्म कर दिया गया हेलीबेरी में इंस्टीट्यूट बनने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलाल का मतलब होता है दोस्तों रिबेलियन, और ये वर्ड यूज होता है 1899 से 1900 में जो बिरसा मुंडा का रिबेलियन हुआ था, मुंडा रिवोल्ट, उसके लेकर है। तो बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900 सीधा सीधा सवाल है, इसको लोकल टर्म में उल गुलान भी बोला गया है, रिबेलियन ऑफ बिरसा मुंडा इन द ईयर ऑफ 1899 टू 1900। बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उल गुलान का मतलब रिबेलियन है और बात हो रही है बिरसा मुंडा के रिबेलियन। आगे बढ़ते हैं। 13. Which of the following statements correctly explain the impact of the Industrial Revolution on India during the first half of 19th century? दोस्तों इससे मिलता जुलता सवाल भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में। आप देख रहे होंगे, पैटर्न देख रहे होंगे, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो कितने क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं या उनके आंसर्स के आसपास पहुंच सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उनमें पूछे गए सब्जेक्ट और उनमें पूछे गए टॉपिक के द्वारा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन देखते हैं एक बार। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूल्ड, impact of the industrial revolution on India during the first half of 19th century. Second, machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं हुआ था 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में, और फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल नहीं हुआ था। वहाँ मैंने कहा था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वाज यूज्ड ओनली एज ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड यू आल्सो यूज्ड एज ए buyer of finished products of Britain which were produced in the factories of Britain, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, और उनको प्रमोट करने के लिए बहुत ही हाई टैरिफ लगाया गया इंडियन गुड्स के लिए ताकि इंडियन गुड्स की एंट्री ना हो पाए ब्रिटेन में, पर ब्रिटेन से जो गुड इंडिया आ रहा है उन पर ऐसा टैरिफ नहीं लगाया गया प्रमोट करने के लिए। तो ये गलत है, फर्स्ट हाफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
मशीन्स इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े नंबर्स में सिर्फ 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में ही हुई। सी ऑप्शन, रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों आपको पता है इंडिया में पहली रेलवे कब चालू हुई? ईयर 1853 बिटवीन करंट मुंबई एंड थाने। तो जब ये हुई सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में है और ये सवाल हो रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी हमने देख लिया गलत है। हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ये भी गलत है, हमने बोला इसका उल्टा हुआ था, पहली बार पहले भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस किया है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और पहला स्टेटमेंट है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रून्ड, ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी भी बताया, उस दिन भी बताया था। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगी, लंदन जाना मुश्किल हो गया, साथ ही इनको compete करना मुश्किल हो गया फैक्ट्री गुड्स से, जो कि लार्ज नंबर में इंडिया में आ रहे थे और चीप थे, और उनको गवर्नमेंट द्वारा प्रमोट भी किया जा रहा था। आंसर है ए, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस विद रेफरेंस टू द बुक देशेर कथा रिटन बाय सखाराम गणेश द्यूस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दोस्तों उस ईयर के हिसाब से और किसी भी ईयर के हिसाब से ये टफ सवाल था, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में इसका ज़्यादा विवरण नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जब हमने दादा भाई नौरोजी को एक जगह डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि वो इकोनॉमिक क्रिटिक थे ब्रिटिश रूल के, उन्होंने बुक भी लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी हमने डिस्कस किया था। वहीं पे मैंने बताया था इकोनॉमिक क्रिटिक का कॉन्सेप्ट, ये बुक भी देशेर कथा भी सखाराम ने इनमें इकोनॉमिक क्रिटिक ही इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसी को क्रिटिसिज्म किया है। ऑप्शन देखते हैं, इट वॉर्न्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इन्होंने इसी बारे में बात करी है। सेकंड, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग्स। दोस्तों जब ये बुक लिखी गई उसी समय पीरियड में स्वदेशी मूवमेंट भी चला और स्वदेशी मूवमेंट को इंस्पायर किया इस बुक ने, तो इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेस एंड फोक सॉन्ग, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसने इंस्पायर किया था। दोस्तों ये टफ सवाल है, इसको देख के घबराना नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ इस किताब में क्या था, ताकि अगर दोबारा से ही सवाल आए तो हम गलत ना करें। The use of देश by दुष्कर was in the specific context of the region of बंगाल, ये बात गलत है, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में नहीं था, हालांकि बंगाल पार्टीशन का इन्होंने विरोध किया था, पर यहाँ पे देश का स्पेसिफिक कंटेक्स्ट बंगाल के लिए यूज नहीं हुआ था। इसका आंसर है ए, 1 और 2। इस तरह के सवाल देख के घबराना नहीं है, कभी कभी यूपीएससी पूछती है जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है। द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? आफ्टर द सीडीएम, सोल्ट सत्याग्रह के बाद हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1931 में हुआ था। इसके बाद ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। ये सब हम डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के डिस्कशन में कर चुके हैं। 4 ऑप्शन है। इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमें पता लग गया कि अब सिर्फ ए और बी में से एक आंसर है। सेकेंड, विड्रॉवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी सही है, ये भी वन ऑफ द पैक्ट का एक पॉइंट था। फोर्थ ऑप्शन, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस, ये भी बिल्कुल ठीक है। साथ में कांग्रेस के अगेंस्ट जो जितनी भी कांग्रेस को उस टाइम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कांग्रेस के अगेंस्ट ये बताया गया था कि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था, वो भी इस एक्ट में पॉइंट था कि उसके ऊपर पाबंदियां हटा दी गई हैं। कांग्रेस मान गई थी कि हम पीसफुली विरोध करेंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स का, पीसफुली, और गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया था। साथ में गवर्नमेंट ने इनकी मांग मान ली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कि सोल्ट को बनाने की परमिशन है उन लोगों को जो कि कोस्टल एरिया में रह रहे हैं। 2 बड़ी डिमांड नहीं मानी गई थी, बाकी लगभग हर बात पे सहमति बन गई थी। क्या 2 डिमांड थी? पहला, गांधी जी ने कहा था एक पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए पुलिस एक्सेसेस ड्यूरिंग जो हुई है सीडीएम के दौरान, उसके ऊपर। उस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं माना। और दूसरी डिमांड गांधी जी ने रखी थी कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स, उनको जो फांसी की सजा हुई थी उसके अगेंस्ट ये मांगा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा कि उनकी सजा को, जो कि सजाए मौत थी, डेथ
हैंग, जो उनको डेथ सेंटेंस था उसको कम्यूट किया जाए। ये 2 डिमांड इरविन ने नहीं मानी थी, गवर्नमेंट ने नहीं मानी थी, और ये ही है थर्ड ऑप्शन। दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट होने के कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि ये डिमांड भगत सिंह जी की नहीं मान के कम्यूट करने की डेथ सेंटेंस नहीं मानी गई, भगत सिंह एंड एसोसिएट सुखदेव राजगुरु, उसके कुछ ही दिन बाद उनको फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह को। चलिए, तो थर्ड गलत है, तो 1, 2 और 4 है। ये तो हम पहले ही पहुंच गए थे कि पहला क्योंकि सही है तो 1 और 2 में से एक होना चाहिए। 16 विताल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। जब हम ज्योतिबा फूले एक बार डिस्कस कर रहे थे, जिनकी बुक थी गुलामगिरी, तो हमने ये बताया था कि एक दीन बंधु नाम का मराठी न्यूज़पेपर था जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए था, वर्किंग क्लास के लिए था, लेबरर्स के लिए था। उसमें हमने कहा था फैक्ट्री लेबरर्स एंड फार्मर्स के लिए विशेषकर था, पहला स्पेसिफिकली ऑडियंस उन्हीं के लिए था। ये हमने डिस्कस किया था। आज किसी और जनरल की बात हो रही है। टफ सवाल है, जनरली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर अगर हम एलिमिनेशन से चलें, हमें पता है अंबेडकर और गांधी जी ने इस तरह का, इस नाम का नहीं जनरल चालू किया था। जनरली इन दोनों के बारे में हम डिटेल में हमेशा ही पढ़ते हैं, लगभग सब लोग पढ़ते हैं, तो पता रहता है किसने क्या करा। तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और ज्योतिबा फूले का हमने देखा था, उन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी थी और सत्य शोधक समाज की स्टेब्लिशमेंट किया था। और दीन बंधु जो न्यूज़पेपर था उससे रिलेटेड नहीं थे, बट दीन बंधु न्यूज़पेपर ने इनके कोर्स को प्रमोट किया था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटेलिजेंट गेस से एलिमिनेशन मेथड से आप ए पर पहुंच सकते हैं, और ये ही आंसर है। ये दोस्तों इनका टाइम पीरियड है 1840 से 1900। ये बाय कास्ट महार कम्युनिटी से थे, और ये आज के जो महाराष्ट्र है वहाँ इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने बहुत काम किया था अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल पीपल। और इनकी ही फैमिली से एक मेंबर जो थी वो बाद में भीमराव अंबेडकर जी की वाइफ भी बनी थी, और साथ ही साथ ज्योतिबा फूले से भी ये बहुत इंस्पायर थे। तो ये तीनों इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। आंसर है, आगे बढ़ते हैं। With reference to the scholars of ancient India, consider the following statements. Panini is associated with पुष्यमित्र शुंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते समय हमने बताया था पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करी 183 बीसी में बाय किलिंग द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ, डिस्कस किया था। पनीनी ने ग्रामर के ऊपर बुक लिखी थी अष्टाध्याय, और इनका टाइम पीरियड है 5th से 6th सेंचुरी बीसी। बहुत ही फेमस राइटर थे जिन्होंने व्याकरण यानी ग्रामर के ऊपर बुक लिखी थी। टाइम पीरियड मैच नहीं हो रहा, गलत। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साथ हमने कहा था बाण भट्ट एसोसिएटेड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जिन्होंने बुक लिखी है हर्षचरित्रा। हर्षा ने भी 3 बुक लिखी हैं, बताया था। नागनन्ना रत्नावली बताया था, उसी से रिलेटेड है। तो हमें पता है गलत हो गया, हमने वहाँ ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करा था। अमर सिन्हा ने अमरकोश लिखा था, और ये गुप्ता पीरियड है। गलत हो गया, 1 और 2 गलत हो गया। क्या एलिमिनेशन से हम जगह पे पहुंच गए? जगह पे पहुंच गए। देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट। कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कौन है? ये गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड है इनका। इनका टाइम पीरियड है 380 से लेकर 415। कई जगह आपको 413 भी मिलेगा। ये एडी की बात हो रही है। इनके नवरत्नों में से 9 जेम्स में से माना जाता है। कालिदास भी एक थे और अमर सिम्हा भी एक थे, ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन है सी सही है। गलत क्यों है बाकी वो हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द, और ये हमने कालिदास भी डिटेल में डिस्कस किया था कि उन्होंने कौन कौन से प्ले लिखे हैं। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज गो थ्रू इट, एग्जाम के पहले जरूर देखें, आपको एग्जाम में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 4 फेमस प्लेस दे रखे हैं और 4 प्रेजेंट स्टेट दे रखी हैं। दोस्तों भिलसा को कहते हैं आज की करंट एज में विदिशा, और विदिशा हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम उदयागिरी केव्स डिस्कस कर रहे थे, गुप्ता पीरियड की डिस्कस कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में है, बता रखा है, सही है। दोस्तों द्वार समुद्रा वॉज द कैपिटल ऑफ होयसालास। होयसालास की कैपिटल थी, होयसालास थे कर्नाटक से। और द्वार समुद्रा का एक और नाम है हेलबिड। क्या एक और नाम है? हेलबिड।
तो ये होयसालास की कैपिटल थी, महाराष्ट्र में नहीं कर्नाटक में थी। गलत। गिरिनगर, गिरिनगर मतलब जो गिर के जंगल आपने नाम सुने हैं, गिर के जंगल, जहाँ पे गिर लायंस गिर के हैं, जहाँ पे अ, इसी एरिया में जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन भी है। कहाँ है? गुजरात। तो ये सही है, ये सही है। फोर्थ पे आते हैं स्थानेश्वर। स्थानेश्वर वॉज ट्रेडिशनली कैपिटल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी का मोस्ट फेमस किंग थे हर्षवर्धन, हमने पढ़ा है। और हर्षवर्धन ने बाद में कैपिटल कहाँ शिफ्ट की थी? कन्नौज। कन्नौज यूपी में है। पर स्थानेश्वर जो पुष्यभूति डायनेस्टी की ओरिजिनल कैपिटल थी वो थी हरियाणा में, आज के प्रेजेंट हरियाणा में। कैपिटल बाद में कन्नौज शिफ्ट की, वो उत्तर प्रदेश में। तो ये गलत है, आंसर है 1 और 3 करेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मदद मिलती है। आगे तो ये था दोस्तों डिस्कशन 2020 का। देखिए कितने सवाल प्रीवियस ईयर डिस्कशन से थे। हम आशा करते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इस डिस्कशंस की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और इनको ध्यान से देखेंगे। अगर आपको किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम उनका और अच्छी तरह से आपको जवाब दे पाएँ, आपके डाउट को दूर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें ताकि आप इसके क्वालिटी कंटेंट से अपनी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नए वीडियो के लिए साथ वापस आपसे मिलेंगे। थैंक यू।